स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी क्लास 12th एग्जाम के लिए जोरदार चल रही होगी। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और मैं फिर से लेके आ गया हूँ सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रेडियस रेशियो। आज के इस वीडियो में हम लोग रेडियस रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एकदम ध्यान लगा के देखिए भाई साहब। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बताता हूँ। नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए और जब भी मेरा आप लेक्चर कर रहे हैं तो भाई कॉपी और पेन लेके बैठे, ताकि आप सारा कुछ नोट करते जाए, नोट्स बनाते हुए चले। ताकि क्या होगा, रिवीजन जब आप कर रहे होगे, जब आपका एग्जाम टाइम होगा, तो जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो भाई नोट में लिखा रहेगा, तभी ना आप उसको रिवाइज कर पाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दैट इज आज का टॉपिक है रेडियस रेशियो, और इसी को आयोनिक रेशियो बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए क्या है कि आयोनिक सॉलिड, पहले हम आयोनिक रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं, यानी रेडियस रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं, यानी आयोनिक रेशियो के बारे में बात करें तो हमको आयोनिक सॉलिड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या होता है आयोनिक सॉलिड? हम लोग पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है ना। आयोनिक सॉलिड के बारे में बहुत पहले बात कर चुके थे ना। जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड था, उसमें आयोनिक सॉलिड भी तो था ना, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ठीक है। तो उसमें आयोनिक सॉलिड जो है ना, केटाइन और एनाइन दोनों से मिलके बना होता है, ठीक है। केटाइन पर पॉजिटिव चार्ज और एनाइन पे निगेटिव चार्ज, ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ रखे हैं, ठीक है। अच्छा, केटाइन बनता कैसे है? तो जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, क्या करता है, जब एटम कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो वो केटाइन बन जाता है। और जिस समय वो एटम रहेगा, जिस समय वो एटम था उस समय का उसका साइज, और जब वो केटाइन बन गया उस समय का साइज क्या होगा? एटम का साइज बड़ा रहेगा और केटाइन जो बनेगा उसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जाएगा? तो भाई इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो नेट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने की वजह से। अरे प्रोटॉन कभी घटता है क्या? इलेक्ट्रॉन ना घट जाता है, प्रोटॉन कभी नहीं घटता। और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाने की वजह से एटम छोटा हो जाता है, यानी केटाइन क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, ठीक है। तो एटम और केटाइन में से साइज किसका बड़ा है? एटम का बड़ा है। फिर कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले, तो भाई मान के चलो एक रूम में पहले से ही 7 आदमी बैठे हुए हैं, एक आदमी को घुसा लिए, तो बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी ना। पहले 7 आदमी एकदम बेकार से बैठे हुए थे, मतलब जगह नहीं था। अब एक को घुसका दिए, यानी एक को और मतलब ले आए उसके अंदर, तो आप कैसे बैठोगे? उधर घुसको रहे, आई उधर डोलो भाई, उधर डोलो, चल चल चल, ए भैया तू उधर घसक। तो भाई एडजस्ट होने में टाइम लगता है ना। तो भाई साहब इसी के वजह से अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, मान के चलिए यहाँ पर एटम है, एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन पहले से है, एक इलेक्ट्रॉन वह फिर से ले आया, तो पहले से भाई एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज रिपल्सन शुरू कर देगा। तो रिपल्सन की वजह से यहाँ पर एनाइन का साइज बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर जो एटम है अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कोई किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो एनाइन बनाएगा, और एनाइन का साइज क्या होगा? अगर ये कोई एटम है और एनाइन बना है, एनाइन बना है, तो यहाँ पर एटम बड़ा होगा कि एनाइन? डेफिनेटली एनाइन बड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सटर्न हो गया जी। इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया तो पहले जितना था उससे 1-2 एक्स्ट्रा हो गया, जितना गेन करेगा, तो रिपल्सन के वजह से उसका साइज बड़ा हो जाता है। यह भी बात आपको समझ में आया? हाँ, यहाँ देखिए, द साइज ऑफ एनाइन इज ऑलवेज बिगर देन केटाइन, यानी एनाइन का जो साइज होता है ना, एनाइन का जो साइज होता है वो केटाइन से बड़ा होता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होते हैं, केटाइन का साइज बड़ा हो जाता है एनाइन से। वो सारा चीज डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है वो टॉपिक। इस वीडियो में हम लोग उसको कवर नहीं कर रहे, बस यहाँ पर नॉर्मली जान लीजिए जनरली कि एनाइन का साइज बड़ा होता है केटाइन से। लेकिन कुछ केस ऐसा भी आता है जहाँ पर केटाइन बड़ा हो जाता है और एनाइन लुल्लू गुल्लू जैसा छोटा हो जाता है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये एटम, ठीक है, 1 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं हम, एनाइन सबसे बड़ा, फिर उसके बाद एटम, फिर उसके बाद क्या? केटाइन। ऐसे हम लिख सकते हैं भाई, डेफिनेटली लिख सकते हैं। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं भाई
वैसे वैसे आप छापना शुरू कर दीजिए, जिसके वजह से आपको क्या होगा, रिवीजन करने में बहुत आसानी होगा। अभी कुछ नहीं लिखना है आपको, मैं लिखने के लिए प्रॉपर समय देता हूं। अभी सुनो भाई, ठीक है ना, अभी सुनो। हाँ, अब देखो अगला पॉइंट क्या है कि आयंस ऑक्यूपाइज लेटाइज पोजीशन। अच्छा देखो भाई, रेडियस रेशियो को मैं डिस्कस करूंगा, उससे पहले थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी जान लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है समझो भाई, ये जो हम आयोनिक सॉलिड पढ़ते हैं, तो आयोनिक सॉलिड जो हो ना, वो सबसे अच्छा सॉलिड माना जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी का जो मॉलिक्यूलर सॉलिड था और भी सॉलिड होते हैं, उसमें क्या होते हैं, कुछ वॉइड हो जाते हैं। जैसे अभी हम वॉइड पढ़े थे ना, जितना सॉलिड, अभी बहुत सारा सॉलिड पढ़े, उसमें हम क्या देखे, वॉइड उसमें खाली था, यानी वॉइड एकदम बच गया था। वॉइड होने की वजह से वो सॉलिड इफेक्टिव नहीं था। लेकिन आयोनिक सॉलिड में क्या होता है कि जहां पर वॉइड रहता है ना, वहां पर भी आयंस घुस जाते हैं और वॉइड भर जाता है। अरे भाई सुनो मेरी बातों को गौर से, कि कोई भी सॉलिड में अगर वॉइड रहेगा, वॉइड खाली रहेगा, खाली जगह रहेगा, तो वह सॉलिड अच्छा होगा क्या? जितना भरा हुआ सॉलिड रहे उतना अच्छा सॉलिड है। तो भाई अगर आयोनिक सॉलिड में क्या होता है, आयोनिक सॉलिड में भी वॉइड होते हैं, लेकिन वह वॉइड भर जाता है, उसके अंदर एनाइन या केटाइन जाके घुस जाता है, ज़्यादातर केटाइन जाके उसमें घुस जाता है। अब जहाँ पर वॉइड था वहाँ पर केटाइन जाके घुस गया, तो वो पूरी तरह से भर गया, इसी के लिए वो सॉलिड अच्छा हो जाता है। तो ये स्पेशल केस है आयोनिक सॉलिड का, कि भाई आयोनिक सॉलिड बहुत इफेक्टिव सॉलिड होता है, क्योंकि उसका जो वॉइड होता है वो भी भर जाता है, उसके अंदर केटाइन जाके घुस जाता है। ठीक है, अभी बताता हूं। तो यहां पर आयंस क्या करते हैं, आयंस ऑक्यूपाइज लेटाइज पोजीशन। क्या करेंगे, आयोनिक सॉलिड में क्या होता है, आयंस लेटाइज पोजीशन पर हो सकते हैं, यानी लेटिस पोजीशन जो होता है वहां पर भी हो सकते हैं। जैसे कॉर्नर पर होगा ही होगा, फेस पर भी हो सकते हैं, बॉडी पर भी हो सकते हैं आयंस। अभी बता रहा हूं, या टेंशन मत लो। और उसके साथ साथ वॉइड पर भी आयंस हो सकते हैं। मैं बताऊं, अरे भाई मैं बता रहा हूं, देखो ना, जैसे एनाइन, 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 इसको हाइपोथेटिकल लाइन से जोड़ते हैं इस तरह से, हाय डिंडोरोडुम डुमड़ोडुम, हो गई भैया एनाइन। मैं सारे कॉर्नर्स पर एनाइन रख दिया, तो ये कॉर्नर क्या है, एक लेटिस पोजीशन है। तो ये एनाइन जो है, यानी एनाइन क्या है, आयंस है। एनाइन क्या है, आयन है ना भाई। ये सारा क्या है, ये सारा एनाइन है, जो कि कॉर्नर पर अभी है। ठीक है, उसके साथ साथ एज पर भी हो सकता है, ये भी तो एज भी तो लेटिस पोजीशन है ना, यहाँ पर भी लेटिस पॉइंट हो सकते हैं ना, यहाँ पर भी एटम्स वगैरह हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एटम्स नहीं, यहाँ पर आयंस ही होंगे। ठीक है, या तो कॉर्नर पर हो जाएगा, या फेस पर भी हो सकता है, बॉडी पर भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि ये मान लीजिए यूनिट सेल है, यूनिट सेल का यहाँ पर कुछ केटाइन भी जाके बैठ सकता है। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर कोई वॉइड है, मान लीजिए यह एक आयोनिक सॉलिड का एक यूनिट सेल है, उसमें यहाँ पर बॉडी पर एक क्या बन रहा है, बॉडी पर एक वॉइड बन रहा है, तो वो वॉइड खाली नहीं रहेगा। आयोनिक सॉलिड में क्या होगा, एक केटाइन जाएगा, घुस जाएगा, यानी छोटा सा छेद, एकदम छोटा सा वॉइड बचेगा ना, वो भी छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि केटाइन का साइज होता है छोटा और वॉइड का भी साइज होता है छोटा, केटाइन जाके घुस जाएगा उसमें। ठीक है ना, तो यही बात अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, और रेडियस रेशियो भी देखेंगे। तो समझ में आया कि आयंस जो है लेटाइज पोजीशन पर भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ वॉइड में भी जा सकते हैं। जैसे वॉइड बोले तो टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये सारा वॉइड में भी घुस सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत। और अगले ये क्यूबिक वॉइड भी होता है, एक क्यूबिक वॉइड मैं आपको नहीं बताया हूँगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, इसी के लिए नहीं बताया, लेकिन अब ज़रूरत पड़ेगी क्यूबिक वॉइड की। ठीक है, अभी डिस्कस जस्ट कर रहा हूँ। तो आप भाई साहब देख रहे हो कि भाई वॉइड भी भर गया, वॉइड तो और सारा सॉलिड में खाली रहता था ना, लेकिन इसमें वॉइड भी भर गया। इसी के लिए इस टाइप का जो सॉलिड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा कामगार होता है। इसी के लिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। आप पढ़े होंगे क्लास 9-10 में कि आयोनिक सॉलिड का
जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है। उसको गलाने के लिए, उसको हमको क्या करने के लिए, मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया। तो अब हम रेडियस रेशियो भी देख लेते हैं। ये देखिए रेडियस रेशियो, जिसको हम RR से भी लिख सकते हैं, रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो बराबर रेडियस ऑफ केटाइन बाय रेडियस ऑफ एनाइन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RR रेडियस ऑफ रेडियस रेशियो या आयोनिक रेशियो भी बोलते हैं, इक्वल टू रेडियस ऑफ केटाइन। रेडियस ऑफ केटाइन को R पॉजिटिव से लिखते हैं और रेडियस ऑफ एनाइन को R निगेटिव से लिखते हैं। ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ऐसे ही लिख लो तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, मजा आया? कोई प्रॉब्लम? जहां R पॉजिटिव क्या होता है, रेडियस ऑफ केटाइन, R निगेटिव रेडियस ऑफ एनाइन, रेडियस ऑफ एनाइन। बोलो फील आया? थोड़ा बहुत फील आया? आएगा, अभी बहुत कुछ आएगा। ठीक है, तो अगर इतना सारा बात अगर आप नोट करना चाहते हो तो भाई इंतज़ार अब मत करो, मैं अभी टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लो भाई, जल्दी से इतना नोट कर लो भाई, हम आगे बढ़ रहे हैं भाई, जल्दी कर लो। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब ये रेडियस रेशियो हमको किस किस चीज़ की जानकारी दे देता है तो मैं बताता हूँ। रेडियस रेशियो हमको किस किस चीज़ की जानकारी देता है बच्चों, वो भी आप देखिएगा। सबसे पहले की जानकारी ये देता है कि हाउ इफेक्टिवली एन आयोनिक सॉलिड इज पैक्ड। कितना अच्छे तरीके से हमारा आयोनिक सॉलिड पैक है, ये जानकारी भी हमको रेडियस रेशियो दे देता है। अगला भाई, अगला चीज है कि कोऑर्डिनेशन नंबर की भी जानकारी ये दे देता है। क्या करता है? कोऑर्डिनेशन नंबर की भी जानकारी ये दे देता है। शॉर्ट फॉर्म में हम CN भी लिख सकते हैं, CN यानी कोऑर्डिनेशन नंबर की भी जानकारी रेडियस रेशियो हमको दे देता है। अगला क्या है भाई? अगला हमको ये बताता है कि कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई हुआ है, यानी अभी जस्ट बताया ना कि एक केटाइन आएगा जहां पर वॉइड खाली रहेगा, पटपटा के घुस जाएगा उसमें, छोटा सा छेद में स्विंग घुचड़ू, तो छोटा सा छेद में जो घुस जाता है केटाइन, तो वो कौन सा वॉइड है, किस वॉइड में वो घुसा, वो वॉइड की भी जानकारी हमको रेडियस रेशियो दे देता है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? इट ऑल्सो टेल अस अबाउट द वॉइड, चाहे वो टेट्राहेड्रल वॉइड हो, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो, कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई किया गया है, कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई किया गया है आयंस के द्वारा, इसकी जानकारी भी हमको कौन दे देता है? वो दे देता है हमको रेडियस रेशियो। इसको जल्दी से बच्चों आप नोट करेंगे, जल्दी से आप इसको नोट करेंगे। मैं थोड़ा साइड हो लेता हूँ, ये छोटी सी जानकारी भी आप नोट करेंगे, इतना दूर का जानकारी, उधर तो आप नोट कर ही लिए, ये जानकारी भी आप जल्दी से नोट करें, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ, अच्छी अच्छी बातें मैं आपको सिखाऊंगा। जल्दी से आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चों। आशा करते हैं भाई साहब आपने ये लिख लिया होगा। अब कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है? R पॉजिटिव और R निगेटिव, यानी रेडियस रेशियो की वैल्यू अगर हमारे पास यह दे रखी है 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में है, तब इसका क्या मतलब हुआ ये भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगर R पॉजिटिव और R निगेटिव यानी रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.414 से लेकर 0.73 है, तब इसका क्या मतलब हुआ। और तीसरा केस हमारा बनता है कि अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू की रेंज है, अगर 0.73 से लेकर 0.99 के बीच में है, तो इसका क्या मतलब हुआ। ये तीनों केस को मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको भाई साहब बारीकी से देखना है इस तरह से। ठीक है,
क्या इसका मतलब है? देखिए R पॉजिटिव और R नेगेटिव यानी रेडियस रेशियो का रेंज अगर इतना है तो इसका क्या मतलब हुआ मैं आपको बताता हूँ। इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में आपको याद रखना है कि अगर ऐसा रेंज रहे, अभी जस्ट आपको बताया ना कि भाई अगर इस दोनों के रेंज में रहे 0.025 से लेकर 0.225 से लेकर 0.414 के रेंज में रहे अगर रेडियस रेशियो, तो समझ लीजिए क्या होगा यहाँ पर, केटाइन इज स्मॉल। यहाँ पर केटाइन क्या रहेगा, छोटा रहेगा, लेकिन एनाइन क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, एनाइन इज लार्ज। यहाँ पे आइए, अभी पहले पॉइंट लिखा हूं, अभी टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होता है कि केटाइन इज नॉट सो स्मॉल नॉट सो लार्ज, यानी इस वैल्यू अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.414 से 0.73 के बीच में रहे तो समझ लीजिए कि हमारा जो केटाइन होगा ना वो ना तो बड़ा होगा और ना ही छोटा होगा, ठीक है, मिडिल में होगा। हाँ, अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.73 से लेकर 0.99 के बीच में है बच्चों, तो क्या होगा, मेरे नज़र में नज़र मिला के रहें तभी मज़ा आएगा, तभी फील आएगा। नज़र में नज़र आप किसी और से मिलाते हैं और वो नज़र छुपा कर किसी और से मिल लेती है, आय हाय, बड़ी दुख की बात है। घोर कलयुग है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर फोकस करो, पढ़ाई करो, तभी सब कुछ अच्छा हो पाएगा। तो अगर ऐसा रेडियस रेशियो रहे तब क्या होगा बच्चों, गौर कीजिएगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि केटाइन इज लार्ज, इस कंडीशन में केटाइन बहुत बड़ा होता है बच्चों। तो मैं अभी एक दूसरा मार्कर लेता हूँ और बनाता हूँ यहाँ पे एक पिक्चर, यहाँ पे बहुत बड़ा केटाइन होगा। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज से मैंने बता दिया, यहाँ पे मिडिल में होगा तो मैं मिडिल में ऐसा बना देता हूँ, और यहाँ तो बुचनिकी सनक होगा। बुचनिकी सनक जानते हैं, बहुत छोटा होगा ये ऐसा और ये केटाइन है ना, इसको चारों तरफ से एनाइन घेरे हुए रहेंगे। तो भाई ये छोटा है तो इसको कितना घेर सकता है, तो यहाँ पर 4 एनाइन इसको घेरेंगे। ये एनाइन, ये एनाइन, आला भैया ये एनाइन, आला भैया ए एनाइन, ठीक है। यहाँ पे इसको कितना घेरेंगे बता रहा हूँ बच्चों, टेंशन न लेने का। एक एनाइन यहाँ, एक एनाइन यहाँ। अच्छा एक बात और बताऊँ कि भाई इसमें ज़्यादा एनाइन क्यों नहीं घेर पाए, तो एनाइन नेगेटिव चार्ज होता है तो रिपल्सन हो जाएगा ना, अगर पास आएंगे तो रिपल्सन हो जाएगा। इसीलिए भाई साहब यहाँ पर क्या होता है कि एनाइन थोड़ी दूरी पर होते हैं, ठीक है। जैसे ऑटो में भाई साहब क्या होता है, या बस में कोई लड़का बैठा हुआ है सीट पे और कोई लड़का आया, ओ भाई जी बैठने दीजिए ना, क्या यार बैठने देते हैं। और वहीं पे कोई खूबसूरत लड़की आ जाए और वो कहे भैया बैठने दीजिए ना, या भैया बोल देगी तो भाई वो बैठने भी नहीं देगा अगर बोलेगी हमको भी बैठने दीजिए तो बिना कहे आइए ना, आइए मैम आइए आप बैठिए, तो घोर कलयुग है भाई तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पास क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, बॉयज़ में रिपल्सन हो जाता है। जैसे ही अपोजिट चार्जेस वाले रहते हैं वो अट्रैक्शन हो जाता है। ये बॉयज़ और गर्ल्स केस में भी होता है और यहाँ एनाइन और केटाइन के केस में भी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4 आयन यहाँ पर इस तरह से घेरे रहेंगे, ठीक है, माइनस चार्ज होता है इस पर, और एक एनाइन ऊपर से, यहाँ ऊपर से और एक पीछे से। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से बना देता हूँ, एक यहाँ नीचे से बना देता हूँ और एक ऊपर से, ठीक है। अरे ये कुछ ऐसा नहीं हुआ, फेस जैसा नहीं हुआ। जैसे देखो फेस में क्या होता था, एक केटाइन इस तरह से है तो एक लेफ्ट में, एक राइट में, ठीक है, एक पीछे से, एक आगे से, ठीक है, और एक क्या है, एक ऊपर से और एक नीचे से, एक यहाँ पर ऊपर से और एक नीचे से। समझ में आ रहा है ना, ये 4। अरे भाई फेस जैसा ये नहीं दिख रहा है, फेस सेंटर जैसा नहीं दिख रहा है, FCC के जैसा। वहाँ भी तो 6 पॉइंट होता था ना इस तरह से, देखो। अरे भाई तुम लोग समझते नहीं हो, ये देखो ये था ना, तो एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट, एक राइट और एक पीछे और एक आगे। वही बात तो यहाँ पर हुआ है,
ठीक है ना, वही बात। तो एक ऊपर से एक नीचे से, तो एक ऊपर से एक नीचे से, समझ लेना आप, ठीक है। तो 6 एनाइन इसको घेरे हुए रहेंगे। यहां पर क्या होता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। यहां पर क्या होता है, इसको 8 एनाइन घेरेंगे। 1, ये रहा भैया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये भैया 8। इस कैटाइन को 8 एनाइन घेरे हुए हैं। अब यहाँ पर आप नॉर्मली बता सकते हो इस कैटाइन के लिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर पता कर सकते हैं। अभी जस्ट बताया ना कि रेडियस रेशियो हमको क्या क्या बता सकता है, तो अभी हमको बताया ना कि कैटाइन का साइज कितना बड़ा है, ये भी बता रहा है। उसके साथ साथ अभी कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताएगा कि देखिए ये जो कैटाइन है यहाँ पे घुसा हुआ, ये कैटाइन ये कितने एनाइन से घिरा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4। यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, अरे भैया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, एक देखिए, एक आगे से, एक पीछे से, एक लेफ्ट से, एक राइट से, एक ऊपर से, एक नीचे से। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। देख रहे हैं 1 2 3 4, और एक ऊपर से 5, एक नीचे से 6। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, चारों तरफ से देखिए, जैसे जैसे देखिए हो, एक बात आप गौर कर रहे हैं, जैसे जैसे कैटाइन का साइज बड़ा हो रहा है उतना ज़्यादा एनाइन उसको घेर रहा है, ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो जा रहा है तो उतना एनाइन उसको घेर रहा है। यहाँ पर देखिए कैटाइन का साइज बड़ा हुआ है तो इसको 8 एनाइन घेरे हुए हैं, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप बहुत आसानी से बता सकते हो। दूसरा बात क्या बताया मैंने कि यह जो है वॉइड भी बताता है, कौन सा वॉइड कैटाइन घेरे हुए है, कौन से वॉइड में कैटाइन जाके घुस गया है, वो कौन सा वॉइड है, ये भी हमको रेडियस रेशियो बता देगा। तो ये कौन सा वॉइड है, बोलो बच्चों, बोलो। तो आप बताओ कि ऐसा कौन सा वॉइड है जो 4 पार्टिकल से बनता था। याद करो रे भाई, ऐसा वॉइड नहीं जानते हो जो ये पार्टिकल ऐसे और 3 पार्टिकल इस तरह से सजा हुआ था और एक पार्टिकल ऊपर से यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, और देखो ये ट्रायंगल बन गया और एक ऊपर से जोड़ो इस तरीके से, और ये देखो ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, एक टेट्राहेड्रॉन बन गया ना। और यहाँ पर कुछ टेट्राहेड्रल वॉइड बनता था, टीवी टेट्राहेड्रल वॉइड। तो 4 पार्टिकल से टेट्राहेड्रल वॉइड ही तो पॉसिबल हो सकता है ना। तो यहाँ पर कौन सा वॉइड है बताओ भाई, यहाँ पर कौन सा वॉइड, ये कैटाइन घेरे हुए है, कौन से वॉइड में कैटाइन जाके घुस गया है, तो कौन सा वॉइड है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। बोलो घुसा दिमाग में, सर घुस गया। अब देखो याद करो 6 पार्टिकल से कौन सा वॉइड बनता था। अरे भाई 6 पार्टिकल से तो एक ही वॉइड बनता था, वो क्या था भाई, वो क्या था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मैं अभी जानकारी के लिए आपको बता ही देता हूँ, आप टेंशन ना लो। अरे भाई तो टेंशन बहुत लेने लगते हो। देखो यार कैसे, ये देखो मैं एक यूनिट सेल बनाता हूँ, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ठीक है। एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है, एक पिछू और एक आगू, ठीक है। अब ये सारे को जोड़ दो भाई, भैया किधर चला गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ये कैसा बन गया, एक ऑक्टाहेड्रॉन बन गया, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्टाहेड्रॉन बन गया और कुछ यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वॉइड बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ओ भी। तो यहाँ पर कैटाइन जो यहाँ पे घुसा हुआ है, ये कौन सा वॉइड में घुस गया है, वह ऑक्टाहेड्रल वॉइड में घुस गया। अच्छा ये वॉइड कौन सा है, ये वॉइड हम अभी आपको कभी पढ़ाए नहीं, लेकिन अभी जान लो क्या होता है कि यूनिट सेल, ये देखो बहुत बड़ा यूनिट सेल में बना दे रहा हूँ, ये देखो एक यूनिट सेल बन गया। अभी नहीं बना सर, तो बना रहे हैं ना, टेंशन मत लो। एक यूनिट सेल ये है, ठीक है। अब हर एक कॉर्नर्स पर एनाइन है बैठा हुआ, ये देखो एनाइन, 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 एनाइन भैया एनाइन, ठीक है। और ठीक बीच में जाकर ये देखो बीच में इसका जो बॉडी है, ये ठीक पूरे बॉडी में, अरे भाई ये पूरा जो बॉडी है, इस बॉडी में अगर जाके कैटाइन बैठ जाए, ठीक है, इस बॉडी में, इस बीचों बीच में बहुत बड़ा वॉइड बनता है।
उस बॉडी में जाकर केटाइन बने, तो यहाँ पर वो जो बॉडी है पूरा, वो बॉडी एक्चुअल कौन सा वॉइड होता है, वो वॉइड का नाम है क्यूबिक वॉइड। क्यूबिक वॉइड, इसका क्या नाम है, क्यूबिक वॉइड। तो यहाँ पर जो केटाइन होते हैं वो कौन से वॉइड में जाकर घुस जाते हैं, क्यूबिक वॉइड में। तो आई थिंक आपको पूरी जानकारी समझ में आई होंगी। रेडियस रेशियो क्या क्या हमको बता देता है वो भी पता चल गया होगा, और रेडियस रेशियो की रेंज भी आपको पता चल गई। अगर रेडियस रेशियो की रेंज 0.414 से लेकर 0.73 तक है, तो वहाँ पर कौन सा वॉइड यहाँ पर हमारा केटाइन छेकने वाला है, तो वो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। याद रखिएगा, अगर रेडियस रेशियो का रेंज 0.73 से 0.99 तक गया, तो वहाँ पर कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई होगा केटाइन और एनाइन के द्वारा, कौन सा, क्यूबिक वॉइड। और यहाँ पर क्या है, रेडियस रेशियो 0.225 से लेकर 0.414 तक रहे, तो कौन सा वॉइड होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ में आया। एक तरह का और वॉइड होता है भाई, मैं बता देना चाहता हूँ, वो भी 2 डायमेंशन लेयर के लिए बताता हूँ, 2D लेयर के लिए बता दे रहा हूँ। 2D लेयर में 3 पार्टिकल से, ये देखो, ठीक है, समझ में आया। अच्छा एक काम करो, पहले आप इतना नोट कर लो, फिर 2D लेयर बता रहा हूँ। पहले इतना नोट करो तो जल्दी से। ठीक है बच्चों, आ गया, ठीक है। तो 2D लेयर में एक हमारा वॉइड बनता है, और उसके लिए जो रेडियस रेशियो होती है वो होती है 0.155 से लेकर 0.225 तक, ठीक है। इस दोनों के बीच में आए तो यहाँ पर जो 2D लेयर में क्या बनता है, ये देखो, ये कौन सा वॉइड है, ये कौन सा वॉइड देख रहे हो, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। क्या है, ट्रायंगुलर वॉइड, या ट्राइगोनल वॉइड भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रायंगुलर वॉइड बना है, यहाँ पर जो केटाइन होगा, देखिए बीच में यहाँ पर केटाइन होगा, छोटा सा जगह मैं बड़ा करके बना देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, एक यहाँ पर पार्टिकल, एक यहाँ पे पार्टिकल, और एक यहाँ पे पार्टिकल रहेगा, ठीक है। 2D लेयर में बता रहा हूँ। और बीच में क्या है बेचारा, ये देखो, छोटा सा केटाइन जाके घुस जाएगा, ये देखो, दिख भी नहीं रहा है। ये क्या है भाई, ये क्या घुस गया, ये हो गया हमारा केटाइन। तो ये जो केटाइन होता है ना, बहुत छोटा होगा, और इसका रेंज जो है ना, रेडियस रेशियो की 0.115 से लेकर 0.225 तक होगा। और इसके लिए भाई, इसका जो इधर नहीं दिख रहा होगा, मुझे पता है इधर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका रेंज यहाँ पर दिख रहा है ना, रेंज तो दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगुलर वॉइड भी यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है ना भाई, 2D लेयर के लिए, देख रहे हो कितना, 1 2 3, ये देखो 1 2 3, कितना मिलकर, कितना एटम मिलकर जो है, यानी ये जो एटम नहीं होगा यहाँ पर, ये होगा एनाइन, ये A-, ये A-, ये A-, 3 को एनाइन मिलकर केटाइन को घेरे हुए हैं। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ही तो होगा, 3 ही एनाइन तो छुआ हुआ है ना इसको, केटाइन को। आ गया समझ। तो भाई साहब, अभी हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, पहले आप इसको पूरा अच्छे ढंग से लिख लो, उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल अभी कर रहे हैं, ठीक है भाई। रेडियस रेशियो पर अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, फिर हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ जेई नीट लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जल्दी से आप इसको नोट कर सकते हो। अरे भाई कर लो, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है कर सकते हो, ठीक है, कर लो। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो रेडियस रेशियो पर ही बेस्ड है। क्या है कि Br- आयन फॉर्म्स क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। Br- आयन क्या है, एक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन हमको लोगों को बनाना है। क्या है देखिएगा, Br- आयन जो है उसका 195 पिकोमीटर उसका क्या है, रेडियस दे रखा है, ठीक है। और कैलकुलेट द रेडियस ऑफ C पॉजिटिव, यानी केटाइन का रेडियस निकालना है। दैट जस्ट फिट इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड। देखिए जस्ट फिट का मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जस्ट फिट मतलब क्या, गए और टेट्राहेड्रल वॉइड में घुस गए, हम नहीं घुसेंगे, उतना छोटा छेद में हम कैसे घुस पाएंगे। मतलब ये केटाइन के लिए मिनिमम स्पेस कितना चाहिए ताकि वो टेट्राहेड्रल वॉइड में घुस जाए, वो केटाइन के लिए मिनिमम स्पेस बताना है आपको, ठीक है। दैट जस्ट फिट का मतलब यही हुआ, यानी एक मिनिमम स्पेस जिसमें टेट्राहेड्रल वॉइड में घुस जाए केटाइन,
वही हमको फाइंड करना है। तो ये पहला है, हम फाइंड कर लेते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड बोल रहा है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का रेंज क्या है भाई, क्या है टेट्राहेड्रल वॉइड का रेंज? 0.225 से लेकर 0.414 तक का रेंज है। और ये देखो यहाँ पर ये जो रेंज है ना, ये मिनिमम रेंज है, और यहाँ ये वाला रेंज क्या है, मैक्सिमम है। ये रेंज मैक्सिमम है, 0.414 मैक्सिमम है। तो हमको ये वैल्यू रखनी है, क्योंकि जस्ट फिट बोला, यानी मिनिमम स्पेस कितना चाहिए इस केटाइन को टेट्राहेड्रल वॉइड में घुसने के लिए, तो यही होगा मिनिमम। तो हम लोग जानते हैं R पॉजिटिव R निगेटिव इजकल टू यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 0.225, ठीक है। ये रेडियस रेशियो वैल्यू फिट होगा यहाँ पर। और R पॉजिटिव नहीं दे रखा है, वही निकालना है हमको। और R निगेटिव की वैल्यू देखो यहाँ पे दे रखी है 195 पिकोमीटर, इसका रेडियस दे रखा है। तो 195 पिकोमीटर इजकल टू 0.225, और क्या हो जाएगा, R पॉजिटिव इजकल टू इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 0.225 और इनटू में 195 पिकोमीटर, और R पॉजिटिव यानी रेडियस क्या हो जाएगा केटाइन का। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 43.87, ठीक है, पिकोमीटर। तो यहाँ पर जो रेडियस होगा केटाइन का वो इतना होगा, इतना स्पेस चाहिए ताकि घुस जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड में, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन बहुत स्मूथली सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ द रेडियस ऑफ केटाइन इज, अब देखो रेडियस केटाइन का दे रखा है 82 पिकोमीटर, यानी R पॉजिटिव दे रखा है 82 पिकोमीटर। तो पूछ रहा है कि कैन इट बी स्लिप्ड इनटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन क्रिस्टल। अगर रेडियस केटाइन का 82 पिकोमीटर है तो क्या यह ऑक्टाहेड्रल वॉइड में घुस सकता है, स्लिप हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में घुस सकता है। देख रहे हो, नापने वाला काम बच गया है हम ही को, ठीक है। तो अगर कोई केटाइन का साइज 82 पिकोमीटर है तो क्या उसमें ये घुस सकता है, ये बताना है हमको। अब देखिए R पॉजिटिव दे रखा है और R निगेटिव भी दे रखा है। क्या दे रखा है, R निगेटिव देखिए यहाँ पर पहले से दे रखा है 195 पिकोमीटर। तो क्या यहाँ पर केटाइन घुस सकता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, देखते हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेंज कितना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेंज है 0.414 से लेकर 0.73, इस बीच में आ गया, इस रेंज के बीच में आ गया तो आराम से केटाइन घुस सकता है। देखते हैं, तो R पॉजिटिव R निगेटिव क्या आया भाई 82 अब बाय 195। इसको अगर आप कट करोगे, ये पिकोमीटर है ना, पिकोमीटर 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 से पिकोमीटर मर गया, तो इसको आप कट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी आपकी वैल्यू 0.420, ठीक है, यही वैल्यू आ जाएगी। तो क्या ये रेंज में आ रही है, देखते हैं भाई। अरे भैया ये तो रेंज में पकड़ा गया, देख रहे 0.414 है, यहाँ पे 0.20420, तो यहाँ पर ये रेंज में आ रही है। तो भाई अगर रेंज में आ रही है तो यस, हम लोग क्या कह सकते हैं, यस ये घुस सकता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के छेद में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ये वाला जो केटाइन है वो घुस सकता है बहुत आराम से, ठीक है। तो भाई आप इसको छाप सकते हैं, जल्दी से छाप लीजिए, ठीक है। हम अभी टाइम दे रहे हैं, जल्दी से छाप लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आपने इसको नोट कर लिए होंगे। तो भाई साहब आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। रेडियस रेशियो हमने बहुत अच्छे से करवा दिया। आप घर पे जाके खूब रिवीजन कीजिए, मज़ा आएगा, ठीक है। जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो रेडियस रेशियो पर और पूरे सॉलिड स्टेट पर हमें एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करा देंगे, और जो जेईई नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन करवा देंगे। इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।